दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास सब्जेक्ट में अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के वस्तु ने सिलेक्टेड कंप्लीट करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर की करवाए थे। साथ ही दोस्तों जो संभावक हैं जो बन सकते हैं जिस टाइप के वह भी कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको हम क्या है अध्याय 7 तक पहुंच चुके हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पहले ही बता दिया है। तो आप क्या है दोस्तों क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो कि हमारे क्या है 2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कुदई चेट्टी कौन थे? इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये आपके जो आपकी व्यापारी समूह था उसे क्या है कुदई चेट्टी कहा जाता था, उनकी भाषा में था। ओके, ये आपके तमिल तेलुगु की भाषा होती है उसके कहा था, इसलिए थोड़ा अजीब शब्द है। ओके, तो कुदई चेट्टी व्यापारियों का स्थानीय समूह था जिन्हें कहा जाता था। ओके, और साथ ही घोड़ों के व्यापारी को भी कहा जाता था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों पंपा देवी कौन थी? तो पंपा देवी कौन थी? तो यह हप्पी क्षेत्र की एक स्थानीय देव थी या देवी थी। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हम्पी पड़ा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ एक शब्द एक भाग में भी पूछे जा सकते होंगे। आगे नेक्स्ट है रायचूर द्वाब से क्या तात्पर्य है? तो देख लेते इसे क्या है। तो कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को हम क्या है रायचूर द्वाब के भी कहते हैं। ब्राह्मणी सुल्तानों और हिंदू राजाओं के बीच इस दुआब पर क्या कब्जे के लिए क्या है बराबर द्वंद्व होता रहता था। मतलब इस क्षेत्र के लिए लड़ाई चलती रहती थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र था। ओके, कृषि के लिए इस दुआब में रायचूर तथा मुगदलन नामक 2 किले भी थे। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था? जो विजयनगर के शासक थे वो मंदिर निर्माण में रुचि क्यों ले रहे थे? तो विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का कारण यह था कि वह इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। मतलब क्या है देखिए जो देवी देवताओं से किससे संबंध जुड़ा रहता है? जनता से संबंध जुड़ा रहता है। ओके, अगर देवी देवताओं को पूजा जाएगा तो जनता उनके राजा के प्रति क्या है लगाव आएगा। ओके, इस कारण और सत्ता स्थापित हो पाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देवराय द्वितीय के शासन काल में आए 2 विदेशी यात्री के नाम बताना है। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में एक इटली से आया था निकोलो दकांती और आपका ईरान से आया था अब्दुल रज्जाक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब और किस के मध्य हुआ? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय और दक्षिण के मुस्लिम रियासतों के संघ के मध्य लड़ा गया था। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमर नायक कौन थे? ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अमर नायक प्रणाली अगर पूछा जाता है लॉन्ग में आता है तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा ही 3 नंबर किस प्रकार से लिखना है। लेकिन यदि शॉर्ट में आता है, अति लघुत्तरी में आता है तो मैं आपको शॉर्ट में 2 से 3 लाइन में आपको इस प्रकार से बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक सैनिक कमांडर थे। मतलब जो अमर नायक कहा जाता था, तो विजयनगर के जो सैनिक कमांडर थे उन्हें क्या है अमर नायक कहा जाता था। इन्हें शासक द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लोग किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। मतलब राजाओं द्वारा अमर नायकों को एक निश्चित क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता था और उस क्षेत्र से जो भी कर मिलता था वो कौन रखते थे? अमर नायक रखते थे और उसी से अपनी क्या है सेना का भरण पोषण और अपना भरण पोषण करते थे और थोड़ा बहुत क्या है राजा के पास भी दे देते थे। ओके, ये लोग विजयनगर शासकों का एक प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। ओके, और ये क्या करते थे जब भी राजा को ओके कभी भी किसी भी समय क्या है सेना की आवश्यकता होती थी तो अमर नायकों ने क्या है सेना सहायता प्रदान करते थे। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? चलिए इसे देख लेते हैं। तो विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण क्यों थे? कि विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। शासकों की दृष्टि से मंदिरों का निर्माण सत्ता, शक्ति और क्या है समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। शासकों की दृष्टि से जो मंदिर का निर्माण होता था वो अपनी क्या सत्ता वर्चस्व दिखाने के लिए, जो जितना भव्य मंदिर बनाएगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। ओके, इस प्रकार से ये मतलब क्या भव्यता का प्रतीक माना जाता है, राजाओं की सत्ता का और शक्ति का प्रतीक माना जाता था मंदिर। ओके, आगे नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्नोत्तर 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पेपर में अक्सर। ओके, तो अच्छे से तैयार करके रखना है।
सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका क्या है, ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली क्या है। तो अमर नायक प्रणाली क्या है, आपकी सैनिक व्यवस्था है। ओके, और एक ऐसी ये व्यवस्था है, मतलब एक राजनीतिक खोज है जो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, विजयनगर में स्टार्ट हुई। ओके, तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज है। मतलब ये सिस्टम जो बनाया है ये सबसे पहले कहाँ, विजयनगर में चलता था। ओके, फिर यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली जैसे ही है, जैसे दिल्ली सल्तनत में एक इक्का प्रणाली चलती थी, सेम उसी प्रकार की ये है आपकी प्रणाली है। ओके, अमर नायक क्या है, सैनिक कमांडर थे। मतलब सैनिक की जो टुकड़ी होती थी उसे क्या है, अमर नायक कहा जाता था। इनकी राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। मतलब राय यानी राजा क्या करता था, इन सैनिक कमांडर को, सैनिक की टुकड़ी को एक निश्चित अपने राज्य का भूभाग दे दिया करता था। ओके, निश्चित क्षेत्र दे दिया जाता था। अब उस क्षेत्र में जितने भी जो किसान आते थे, शिल्पकर्मी आते थे, व्यापारी आते थे, उनसे क्या है टैक्स वसूलते थे कौन, अमर नायक। और उस टैक्स से जो भी पैसा मिलता था अमर नायक अपनी क्या है सैनिक का भरण पोषण करते थे, अपना भरण पोषण करते थे और कुछ पैसा क्या है राजा को भी दे देते। ओके, अमर नायक राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग में घोड़ों और हाथियों के दल में के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यह दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। और ये दल था ये राजा को क्या है सपोर्ट करता था। जब भी कभी राजा को सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो अमर नायक है उनके लिए हाजिर हो जाते थे। इनकी मदद से उन्होंने दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया। राजाओं ने दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर लिया, किनकी मदद से, अमर नायक की मदद से। ओके, राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, साथ ही क्या गिफ्ट वगैरह भी भेज देते थे एक आध साल में। ओके, और अपने स्वामी भक्ति को क्या प्रकट करने के लिए दरबार में उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित होते थे। राजा कभी कभी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करते रहते थे। मतलब राजा क्या करते थे, पहले आप कोई किसी बहुत सारी, एक अमर नायक टुकड़ी एक टुकड़ी नहीं थी, बहुत सारी टुकड़ियां होती थी, मतलब सैनिक के दल बहुत सारे होते थे। ओके, तो किसी सैनिक के दल को सपोज इस साइड कर दिया, दूसरे वाले को इस साइड दे दिया। ओके, तो एक इसको ट्रांसफर कर देते थे। ओके, एक सैनिक टुकड़ी को जो इस यहाँ राज कर रही वो उसको दूसरा वाला भाग दे दिया, दूसरे वाले दे दिया, मतलब पलटते भी रहते थे। ओके, 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, लेकिन ये आगे चलकर ये अमर नायक इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने अपना ही खुद राज बना लिए। जो राजा द्वारा भेंट कुछ दिया जाता था इनको जमीन, उसमें ये अभी राजा बन गए। ओके, तो ये हो जाता है आपका अमर नायक प्रणाली के बारे में। आगे देख लेते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको रटना नहीं है, केवल आपको क्या है समझ कर आपको तैयार करना है। अगर आप क्या है कंसेप्ट समझ लेते कि मैंने कहानी के रूप में एक लाइन आपको समझाई है, माइंड में आप फिट लीजिए कि अमर नायक कौन थे। ओके, ये इनका काम था। ओके, बस फिर आपके अपनी भाषा में आप पेपर में नाम से लिख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेवराय का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको तैयार करके आपको इसे रखना है। मतलब आपको क्या है राजा कृष्णदेवराय के बारे में बताना है। आपको पता है विजयनगर के सबसे पॉपुलर राजा कौन थे, राजा कृष्णदेवराय। ओके, तो इस डायरेक्ट आ सकता है कि राजा कृष्णदेव के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में लिखिए। या एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव का मूल्यांकन करना है। प्रशासक के रूप में यानी ये जो राजा बने ये अच्छे राजा थे, यानी क्या काम किए वो बताना। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो कृष्णदेवराय एक महान विजेता होने के साथ सफल राजनीतिज्ञ और महान प्रशासक भी थे। उनके प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा, ये याद रखिए, मैंने वस्तुनिष्ठ से भी बताया था कि अमुक्तमाल्यदा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, कृष्णदेवराय की है। ओके, उनके नागरिक प्रशासन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया तथा प्रांतीय नायकों एवं अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। वह एक स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी प्रजा के लिए सदैव चिंतित रहते थे। ओके, स्वेच्छाचारी मतलब मन मर्जी वाले थोड़ा राजा थे, लेकिन फिर भी जनता के प्रति चिंतित रहते थे, जनता की सोचते थे। उसने अपनी राजा के लिए तालाबों एवं अन्य नहरों का निर्माण करके केवल सिंचाई सुविधा का ही विस्तार नहीं किया, बल्कि अपितु उसने बंजर एवं जंगली भूमि का भी कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। साथ ही जो भी राज्य में बंजर भूमि थी उसे क्या कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार न केवल कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, अपने राज्य के राजस्व में वृद्धि भी हुई। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त करने के लिए अपनी प्रजा को करों से राहत भी दी। साथ ही क्या है उस समय विजयनगर साम्राज्य में जो भी राजा हुए वो सब क्या है विवाह पर कर लगाते थे, यानी अगर आपको शादी करनी है तो उस पर भी आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या है कृष्णदेवराय ने इस टैक्स को भी हटा दिया। ओके, जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब जो टैक्स लगता था। ओके, लेकिन इसलिए क्या है कृष्णदेवराय ने ये हटा दिया। कृष्णदेवराय एक महान लोकोपकारी और धर्म सहिष्णु शासक थे और उनके बिना किसी
और उन्होंने क्या है किसी भेदभाव के किए बिना अनेक मंदिरों का अनुदान प्रदान किया। उसके कुशल प्रशासन की प्रशंसा बारबोला, पेस, नूरिज जैसे यात्रियों ने, विदेशी यात्रियों ने भी की है। तो ये था आपके कृष्णदेवराय के बारे में। ओके, पढ़ लीजिए कि मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। अगर आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनते भी जा रहे होंगे तो भी आपको क्या है तैयार होता जाएगा। ओके, 50-60% आपको सुनने से और समझने से याद हो जाएगा। ओके, बाकी थोड़ा एक बार अपने आप से रिवीजन करते जाइए 2-3 बार तो आपका परफेक्ट याद हो जाएगा। ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर दोस्तों ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट चाहते हैं, ऑल चैप्टर आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, जिससे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जिससे आप क्या है अच्छा प्रदर्शन कर सकें इस होने वाली बोर्ड एग्जाम में। तो उन्होंने सारी क्लासेस के क्लास 12 हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। तो विट्ठल जो मंदिर है आपकी उसकी विशेषताएं आपको तैयार कर ली हैं। तो विजयनगर में दोस्तों आपके दो प्रसिद्ध मंदिर थे, आपका विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल देव का मंदिर। ओके, तो दोनों की आपको विशेषताएं तैयार करके रखना है। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता आई थी। ओके, और मैं पहले भी 2024 में भी समझाया था स्टूडेंट को। ओके, क्योंकि अब 2024 में आपका क्या है विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता आ चुकी है, तो अब आपकी विट्ठल देव मंदिर की विशेषता आ सकती है। ओके, तो वो आपको अच्छे से तैयार करके रखनी है। तो देख लेते हैं विट्ठल मंदिर की क्या क्या विशेषता है। तो विट्ठल मंदिर के जो प्रमुख देवता है वो विट्ठल थे। फिर इन्होंने क्या महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में ही आरंभ किया गया था। इससे पता लगता है कि विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं का आत्मसात किया मतलब अलग अलग जो परंपराएं चलती हैं उनको भी लिया। ओके, तो यह जो सबसे पहले जो कर्नाटक में पूजे जाते थे, लेकिन फिर ये कि विजयनगर में पूजे आने लगे। इसका मतलब है कि जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने आसपास के जो देवी देवता हैं उनको भी मतलब उनकी जो परंपरा है उनको भी आत्मसात किया, अपने में अपनी परंपरा में शामिल किया। अन्य मंदिरों की तरह इसमें भी क्या है कई सभागार थे। इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। फिर नेक्स्ट है मंदिर परिसर की एक चारित्रिक विशेषता है रथ की गलियां। यहाँ आपका हौज हो जाएगा। ओके, है जो मंदिर के गोपुरम में क्या है सीधी रेखा से जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी दी हुई है विट्ठल मंदिर की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विजयनगर की आपको क्या जल आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाता था, ये पूछा जा रहा है। या क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि विजयनगर की जल संरचना की प्रणाली का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब विजयनगर वाला इतना बड़ा साम्राज्य है तो वहाँ जल की आवश्यकता कैसे होती थी, जल की पूर्ति कैसे होती थी, वो आपको बताना है कि कौन कौन से साधन थे वहाँ जल के। देख लेते हैं। बाकी अगर दोस्तों हमने प्रॉपर रूप से नोट से पढ़ा है, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ओके, कोर्स को आप ज्वाइन कर लेते तो प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अगर नोट्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपको फिर क्वेश्चन आंसर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपको एक और डर रहता है अधिकतम स्टूडेंट को हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, कि सर ऐसा नहीं कहीं 20 से अलग से क्वेश्चन बनकर आ जाए जो आप बता रहे हो वो आई नहीं, ये अधिकतम डाउट रहता है। अगर आपके अंदर ये डाउट है तो पहले जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को तैयार करना ही है, साथ ही एक बार नोट से पढ़ लीजिए। ओके, नोट से एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन आए आप आराम से उनका उत्तर लिख पाएंगे और दे पाएंगे। ओके, जिससे आप क्या है फिर 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे हिस्ट्री के पेपर में। तो नोट्स आप ले लीजिएगा इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके, और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा और नाम मात्र की फीस पर। तो देख लेते हैं हम जल संरचना में बतानी, जल संरचना प्रणाली किस प्रकार से थी, मतलब जल की आवश्यकताएं किस प्रकार से पूर्ति होती थी विजयनगर में। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी, क्योंकि जो विजयनगर है वो कहाँ स्थित था, तुंगभद्रा नदी के द्वारा पास था, तो तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से पूरा किया जाता था। मतलब तुंगभद्रा नदी एक प्राकृतिक कुंड था और उसमें क्या है पानी कलेक्ट हो जाता था, उससे क्या है विजयनगर की जो जल की आवश्यकता है उससे पूर्ति हो जाती थी। मतलब कई सारे साधन, एक तो ये साधन हो जाता है, साथ ही यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। इस कुंड के आसपास ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं निकलकर नदी से जा मिलती हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर भिन्न भिन्न आकारों के हौज का निर्माण किया गया था। मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि विजयनगर में क्या होती है, जैसे समझ लीजिए इस प्रकार की ये बहुत बड़े ये पहाड़ हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या है जलधारा निकलती थी। ओके, इस यहाँ से जलधारा निकल रही हैं, यानी बरसात से जब होती थी तो यहाँ के पानी बहता रहता था। ओके, पहाड़ों से लगातार पानी रहता था, तो इस पानी को संरक्षित किया जाता। तो पानी संरक्षित करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, इस नदी के लिए एक कुंड बना दिया, हौज यानी कुंड वगैरह बना दिया, कुंड बना दिया, एक यहाँ कुंड बना दिया। इस प्रकार से जितनी भी जलधाराएं इतने कुंड बना दिए जाते थे। इन कुंड में क्या है पानी संरक्षित हो जाता था और फिर इन पानी का यूज किया जाता था अपने आवश्यक कार्यों के लिए। ओके, तो इस प्रकार का सिस्टम यहाँ बना हुआ था। तो यही बताया जा रहा है कि ये आपकी विजयनगर की जल अवस्था की आपूर्ति के लिए लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध
बनाकर भिन्न भिन्न आकारों के हौज का निर्माण किया गया। हौज यानी वो कुंड आप समझ सकते हैं। ऐसे सबके महत्वपूर्ण हौजों में से एक था कमलपुरम जलाशय। ओके, कमलपुरम जलाशय की बात बताया जा रहा है का निर्माण क्या 15वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में कराया गया था। इस हौज से पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी, ओके, हो सकती थी। इसके साथ साथ राजकीय केंद्र में जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जलाशय के इसके नहर के माध्यम से जल वहां तक ले जाया जाता था। इसके अतिरिक्त हिरिया नहर, जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है, कि खंडरों को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध के द्वारा पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस नहर का निर्माण संभवतः क्या संगम वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। तो ये आपका बताया जा रहा है आपका जल संरचना के बारे में। ओके, तो आपको थोड़ा डायग्राम मन में याद रखना है कि क्या थी, विजयनगर में तो तुंगभद्रा नदी थी, तो उससे पानी ले लिया जाता था बांध बनाकर। दूसरा सिस्टम था कि यहाँ से जो बड़ी बड़ी जो विजयनगर है वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ओके, तो वहां से क्या है, जो पहाड़ियों से लगातार पानी बहता रहता था। ओके, तो जितने धाराएं बहती थी उतने क्या है हौज बना दिए जाते, कुंड वगैरह बना दिए थे, इनमें पानी कलेक्ट किया जाता और इनसे फिर क्या बना दी जाती थी बड़ी पाइप नाली, मतलब जिस प्रकार से मैंने पाइप अभी वर्तमान में डली रहती है, इस प्रकार से इनकी क्या है एक पतली सी नाली टाइप की बनाकर क्या है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हजारा राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हजारा राम मंदिर एक अत्यंत आकर्षक मंदिर था। यह धार्मिक केंद्र के साथ साथ एक राजकीय केंद्र भी है। संभवतः इस मंदिर का निर्माण राजा और राज परिवार के लोगों के लिए ही किया गया होगा। ओके, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब जो मंदिर है इसका फिक्स नहीं है कि किसके लिए उपयोग किया जाए, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो उपयोग होगा राजा और राज परिवार के लोगों के लिए किया गया था। इस मंदिर के बीच देवस्थल और की मूर्ति अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर की दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर क्या रामायण पर आधारित दृश्यों का उत्कीर्णन किया गया है। तो ये हो जाता है आपका दोस्तों हजारा राम मंदिर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महानवी डिंबा के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आया, अगर महानवी डिंबा के बारे में आता है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, यानी आपको महानवी डिंबा के बारे में जानकर रखना है। ये आपके चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आ चुका है। ओके, महानवी डिंबा की सांस्कृतिक महत्व लिखिए, या महानवी डिंबा के बारे में आप क्या जानते हैं, ओके, विषय में क्या जानते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देख लेते हैं महानवी डिंबा क्या है। ओके, अब जैसे में डिटेल से दिया हुआ, अगर क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है तो कुछ लाइनें आप गायब भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ज्यादा है कि पेपर में तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। नॉलेज ज्यादा होगा आपको, जैसे 10 लाइन बनती है तो उसमें से आप 6 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए क्या है 3 लाइन आप याद करके जाते हैं और पेपर में आपको 6 लाइन लिखनी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ज्यादा पढ़िए और समझिए उस चीज को और फिर अपने हिसाब से लिख सकते हो। जरूरी जैसा मैंने लिखा तो बिल्कुल आपको ऐसा लिखना है। हिस्ट्री है, अपना सब्जेक्ट है, बस पढ़ना है, समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हो उस टॉपिक के बारे में। तो आपको क्या है महानवी डिंबा के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर की गणना उस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरों से की जाती थी। विजयनगर में अनेक भव्य आवास स्थल, उपवन और झीलें थी, जिनके कारण नगर को देखने का अत्यधिक आकर्षक और मनोहारी लगता था या मन मोहने वाला लगता था। ओके, मतलब विजयनगर वाला बहुत ज्यादा सुंदर था, अच्छे अच्छे स्थल थे, उपवन थे, झीलें थी, जिससे देखने को अच्छा लगता था। नगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में शाही केंद्र था। शाही केंद्र के अनेक महत्वपूर्ण भवन थे। इसमें से कुछ भवनों का नामकरण उनके आकार तथा उनसे संपन्न किए जाने के कार्यों के आधार पर किया गया। मतलब वहां से बहुत सारी भवनें मिले, आकृतियां मिली, जिनका नाम क्या है उनके आकृति के अनुसार या फिर उनके जो कार्य होता था उसके अनुसार होता था। अब यहाँ जो महानवी डिंबा है एक ऐसी एक महत्वपूर्ण संरचना है महानवी डिंबा। ओके, इसका महानवी क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो महानवी आपको गूगल पर आप सर्च करके देखिएगा तो आपको एक समझिए चबूतरा था, एक बहुत ऊंचा सा चबूतरा था, जिस पर अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पूजा के काम वगैरह किए जाते थे। दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, आपके नवदुर्गा हो गया, तो ये सब वहां मनाए जाते, इसलिए वहां से महानवी और नवदुर्गा, उसी से ये शब्द का उत्पत्ति हुई होगी। इससे संबंध अनुष्ठानों का अत्यधिक महत्व था। महानवी डिंबा का निर्माण शहर के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक में किया गया था। महानवी डिंबा एक विशाल मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इस पर लकड़ी के एक संरचना का निर्माण किया गया था। विशाल मंच के आधार पर उभारदार चित्रों का उत्कीर्णन किया गया। अगर आप क्या है गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी होगा चित्र, उसमें आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्या है चित्र वगैरह भी बने हैं। तो उसके जो चबूतरा था उसके चारों तरफ क्या है डिजाइनिंग वगैरह भी बने हुए थे। ओके, महानवी डिंबा से संबंध अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। महानवी डिंबा से जुड़ा हुआ एक वार्षिक राजकीय अनुध्यान होता था जो 10 दिनों तक चलता था। इस अनुष्ठानों का उत्तर भारत का दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि अथवा अनुष्ठान के नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी शक्ति, प्रभाव और अपने अधिराज्य को प्रदर्शित करते थे। इस अवसर पर जो धर्मानुष्ठान होते थे उनमें मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों व
भैंसों व अन्य जानवरों की बलि देना शामिल था। इस अवसर के मुख्य आकर्षक में नृत्य, कुश्ती स्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट भी शामिल थी। मतलब ये क्या है, एक ऐसा मंच था जहाँ यहाँ पूजा वगैरह होती थी। साथ ही यहाँ क्या होता था, इन पूजा के अवसर में राजा अपनी क्या शक्ति का प्रदर्शन करते थे और उसके राजा के अंडर में और उसके जो मित्र राजा थे वो भी आते थे और क्या है राजा को क्या है भेंट वगैरह दिया करते थे। वो सब बताया जा रहा है। इस उत्सवों के में गहन सांस्कृतिक अर्थ है। अनुष्ठान के अंतिम दिन में राजा द्वारा अपनी और अपने नायकों की सेना को खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण किया जाता था। इस अवसर पर नायक राजा की बड़ी भेंट देते थे। इस प्रकार के अनुष्ठानों का उद्देश्य संभवतः राजा की सर्वोच्च स्थिति को स्पष्ट करना होता था, मतलब राजा के वर्चस्व को दिखाना होता था इसको मनाने के लिए। ओके, आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। विरूपाक्ष मंदिर की क्या क्या विशेषता है, तो यह मंदिर क्या है, बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूर कर्नाटक हम्पी में स्थित है। यह एक मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के समूह का वो हिस्सा है जो भारत में नहीं बल्कि क्या है विश्व धरोहर में शामिल है। हम्पी को क्या है विश्व धरोहर में आपका शामिल किया गया है। ओके, वहीं आपका क्या है विरूपाक्ष मंदिर भी। ओके, तो ये भी आपका है बहुत महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में भी शामिल किया गया है। हम्पी में यह मंदिर तीर्थ यात्राओं का वह केंद्र है जो सदियों से सबसे पवित्र माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव की सवारी और नंदी की एक विशाल मूर्ति विराजित है और यह पत्थर की बनी हुई है। मंदिर में एक शिवलिंग भी रखी हुई है जो क्या है भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दी थी। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है कमल महल के विषय में। ओके, कमल महल भी एक महत्वपूर्ण की संरचना थी। जिस प्रकार से महानवी डिंबा है उसी प्रकार से कमल महल भी एक संरचना थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे भी देख लेते हैं कि विजयनगर के शाही केंद्र में कई सुंदर महल है और भवन स्थित थे। मतलब जो शाही केंद्र है ओके मेन स्थान है राजा का, उस साइड बहुत सारे छोटे छोटे क्या महल बने हुए थे। उनमें से क्या है एक है अपना कमल महल। इनमें से सबसे अधिक सुंदर भवनों में से एक लोटस महल या कमल महल, और ये नाम किसने दिया था, अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। ओके, तो इस महल का नामकरण इसकी सुंदरता और भव्यता को प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों ने किया था। कमल महल में क्या है 9 मीनारों बनी हुई हैं। बीच में एक सबसे ऊंची मीनार थी और शेष 8 मीनारें उसकी भुजाओं के साथ साथ थीं। इस महल को देखने से स्पष्ट होता है कि महल की मेहराबों में इंडो इस्लामिक तकनीक का प्रयोग किया गया था। ओके, इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया था इसको डिजाइनिंग बनाने के लिए। ओके, नक्काशी वगैरह होती है जो महलों में। ओके, इस महल का स्थापत्य विजयनगर के शासकों में धर्म सहिष्णुता का नीति का परिचय है। इस महल का निर्माण किस प्रयोजन से किया गया था इस विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है। मतलब इसका निर्माण क्यों किया था राजाओं ने ये पता नहीं है। ओके, इतिहासकार भी इसमें क्या है एकमत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। ओके, इस संदर्भ में कॉलिन मैगजीन द्वारा बनाया गया मानचित्र से एक सुझाव यह मिलता है कि यह संभवतः एक परिषद भवन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ बैठक विचार विनिमय करा करते थे। ओके, बस ये अनुमान लगाया किसने, कॉलिन मैगजीन ने एक अपने मानचित्र बनाया था उसने यहाँ पूरे विजयनगर का। उसमें उसने ये इसको चीज को बताया है कि जो ये आपका कमल महल है यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि राजा अपने क्या है परामर्शदाताओं से या विचार विमर्श किया करते थे। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको और अच्छे से प्रॉपर तैयारी करनी है और गहराई से पढ़ना है तो आप क्या है प्रॉपर नोट से पढ़िएगा तो फिर तो आपको क्या है कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी आपसे पूछिए आपसे बन जाएगा। तो प्रॉपर रूप से नोट्स अगर जब चाहते हैं और चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।